Hello, 10th इकोनॉमिक चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम रीड कर चुके हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के किस तरीके से जो मनी है वो एक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन का काम करता है। बार्टर सिस्टम हमने देखा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स देखा। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है और उसको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, उसको एथोराइज कौन करता है, उसको हम डिपॉजिट कहाँ करते हैं और चेक किसे कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस वीडियो में रीड करेंगे। We have seen the money is something that can act as a medium of exchange in transaction। हमने देखा कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में काम करता है, यानी आपको कुछ खरीदना है, सेल करना है, तो ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसमें मीडियम का काम कौन करता है? मनी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन के आने से पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ मनी यूज़ की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सिंस दे वेरी अर्ली एजिस, अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी, यानी मनी की जगह बहुत सारी चीज़ों में कैटल और ग्रेन्स थे जो चीज़ों को लेने और देने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बताएंगे, जैसे कि रिलेटेड टू गांव में अगर आप कोई सामान खरीदते थे तो उसके लिए गेहूं देने पड़ते थे, पैसे नहीं। गेहूं के बदले में बहुत सारा सामान मिल जाता था, तो गेहूं लेके जाते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें आइसक्रीम लेनी है तो वो आइसक्रीम लेने के लिए पैसे नहीं, गेहूं की एक कटोरी ली और उसको गेहूं दिए और उसके बदले हुए में उनको क्या मिल जाता था? उनको वो चीज़ मिल जाती थी। तो ट्रांजैक्शन ऑफ, यहाँ पे मीडियम बोला है कि जब कॉइन नहीं आया था तो क्या था वहाँ पे? कैटल और ग्रेन को यूज़ किया जाता था। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, फिर मेटेलिक कॉइन्स भी आने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। इनकी एक वैल्यू थी एंड फेस विच कंटिन्यू वेल वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स चलते थे कॉन्टीन्यूसली लास्ट सेंचुरी तक भी। एंड करेंसी, फिर आई करेंसी, यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। यानी अभी जो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो पढ़ रहे थे बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन। कॉइन से पहले क्या होता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, जब मनी नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म सॉरी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, यानी मॉडर्न फॉर्म में कौन कौन सी करेंसी यूज़ हैं? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जो कि आपने यूज़ करा भी होगा और देखा भी होगा कि जो पेपर नोट है उस पर 10 रुपीज़, 20 या 2000 या कुछ भी लिखा होता है, तो वो कॉइन्स पे भी लिखा होता है। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे कि करेंसी है, उसकी खुद की इतनी अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी एक पेपर है उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे सिल्वर और कॉइन है उनकी तो एक वैल्यू है ना, तो वैल्यू होने की वजह से गोल्ड, सिल्वर उसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन पेपर पेपर की जबकि खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ना होने की वजह से उसको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे ये बोला है क्योंकि वो तो गोल्ड और सिल्वर जो मेटल थे वो तो एक प्रीसियस थे, यानी उसको इसलिए एक्सेप्ट किया। लेकिन मॉडर्न करेंसी इतनी प्रीसियस नहीं है। अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी ऑन। तो मॉडर्न करेंसी, जैसे कि अगर हम बात करें जो यूज़ होती है कि जो मॉडर्न करेंसी है उसकी इनकी खुद की वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्रेन कैटल की जैसे कि खुद की उनकी वैल्यू है, या मैट इनकी प्रीसियस स्टोन की वैल्यू है। तो करेंसी तो पेपर है, पेपर आप लेके जाओगे तो क्या आपको उस पर लिख दोगे 100, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? तो उसकी तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, अपनी इंटरनल वैल्यू नहीं है सिर्फ। तो वो एक्सेप्ट क्यों होती है? देन वाई इज इट इज एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country, क्योंकि उस इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उस वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस करेंसी को क्या करती है? एथोराइज करती है, और वो कहती है कि हाँ भाई इसको ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल होगा, आप इसे सेल और परचेज कर सकते हैं, तो इसीलिए उसकी वैल्यू है। ऐसे तो आप पेपर लेके चले जाओगे उस पर लिख दोगे 100, तो वो एक्सेप्ट थोड़ी होगा। यानी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है
और जो कॉइन्स हैं अगर आप डिटेल में इसे पढ़ोगे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। और जो ये करेंसी है कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो करेंसी है उसको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। एज पर इंडियन लॉ, और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नो अदर इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सेपरेट इज अलाउड टू इशू करेंसी, कोई भी करेंसी को इशू नहीं कर सकता। मोर एवर द लॉ लीगलाइज इज द यूज ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज एनी सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। और इंडिया के अंदर की जो ट्रांजेक्शन है वो कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एक लेजिटिमेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेजिटिमेट है क्योंकि उसको अथोराइज़ किया हुआ है करेंसी को, इसीलिए। लेकिन आप इंडिया के बाहर जाके बोलो कि भाई एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग अलग लेजिटिमेट होती है, अपनी अपनी लीगली प्रोसेस होता है, जो उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है उसकी वैल्यू होती है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी इंडियन रुपीज़ को मना नहीं कर सकता। हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में रुपीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, जैसे कि अभी आपने देखा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन से पहले जो किस तरीके से एक्सचेंज किया जाता था। फिर आपने देखा मॉडर्न करेंसी। अब देखेंगे कि किस तरीके से डिपॉजिट विद बैंक, जो हमारी मनी है वो बैंक में भी मिलती है, देखने को कैसे। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट विद बैंक, यानी एक और फॉर्म है जिसमें लोगों को मनी मिलती है, और वो कैसे मिलती है, डिपॉजिट विद बैंक, यानी बैंक में जमा करना। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर दियर डे टू डे नीड्स। अब बस जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती हैं, पैसे बस उतने ही चाहिए होते हैं किसी भी पीपल को, कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें करेंसी चाहिए। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जैसे किसी वर्कर्स को सैलरी मिलती है तो एंड में एक्स्ट्रा कैश उसके पास बच जाता है, जो बिगिनिंग ऑफ मंथ का माना जाता है, यानी उसकी जो सेविंग है पूरे मंथ की। तो अब वो उसका क्या करेगा, व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश। अब जो उसके पास पूरे मंथ में रोज के खर्चे करने के बाद जो पैसे बच गए हैं वो उसका क्या करेगा, तो वो उसको डिपॉजिट कर देगा। कहाँ करेगा, बैंक में। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, पहले वो वहाँ पे अकाउंट खोलेगा अपने नाम से, एंड बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, और बैंक इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट इन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और जो डिपॉजिट किया जाता है उस पर उसको बैंक इंटरेस्ट देगा। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। इस तरीके से दो फायदे हैं बैंक में डिपॉजिट करने से, एक तो उसका पैसा सेफ रहेगा जो वहाँ पे डिपॉजिट करेगा, दूसरा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि 1 लाख है और उसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, तो उसकी जमा राशि पे, और उसको 6,000 कमाने का मौका मिला, तो उससे वो कुछ भी कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज वैन दे रिक्वायर, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो अपने पैसे ले सकता है। और सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ एंड ऑन डिमांड, यानी उसकी जब भी डिमांड होगी तो वो अपना विड्रॉ कर सकता है। दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है जब कोई व्यक्ति की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है पैसे की, और वो बैंक से अपनी जमा राशि को वापस ले सकता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तो स्टूडेंट, जो आप अभी रीड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है, यानी मॉडर्न करेंसी हमारी क्या है, और बैंक डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक डिपॉजिट क्या होता है। उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटीज़ भी डिमांड डिपॉजिट से हो सकती है। इट इज़ दिस फैसिलिटीज़ विच लैंड इट द एसेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। ये मनी का ही एक करेक्टरिस्टिक्स है, यानी आप लेन देन कर सकते हो बिना कैश के। वो कैसे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, लेकिन यह कैश नहीं हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू ही हो रहा है। यू वुड हैव हियर्ड अ पेमेंट बिंग मेड बाय चेक, आपने सुना होगा कि चेक से पेमेंट इंस्टीड ऑफ कैश, यानी कैश की जगह चेक से पेमेंट होगी। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, जो पे करने वाला व्यक्ति है उसका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, एंड मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, तो उसमें वो किसी को अगर उसको पैसे देने तो वो अपनी चेक बुक में से एक पेज पर उसके जो चेक है उसके ऊपर वो स्पेसिफिक अमाउंट लिखेगा, कितना उसको अमाउंट देना है। एंड अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, चेक क्या होता है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, यानी चेक एक
देता है बैंक को, एक ऐसा पेपर है जिसमें लिखा होता है बैंक को कि उसको पे करना है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन, यानी उसमें लिखा हुआ अमाउंट उसको एक पर्सन को देना है, पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशू, और उस पर्सन का अकाउंट का नाम उससे चेक पे लिखा होना चाहिए, और अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट में जाएगा, यानी किसी का अकाउंट जो अकाउंट चेक देने वाला है तो उसकी जो राशि है जिसको जिसके पास चेक होगा तो बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे विदाउट कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी चेक से चेक को पेमेंट हो रही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे चेक का देख रहे हैं आप, एक ट्रांजैक्शन बनी हुई है, इसको आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, और चेक पेमेंट का किस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। अकाउंट पे क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए, डबल लाइन लगी हुई है यहाँ पे ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की डबल लाइन का मतलब है अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये लग रही है, ये आप देख सकते हैं, ये डबल लाइन लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट पे। तो अकाउंट पे का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी इस पे डबल लाइन लगी हुई है, अकाउंट में पेमेंट जाएगी। जब आप किसी को चेक देते हैं तो वो जब चेक लेके बैंक में जाएगा तो बैंक उसके अकाउंट में पेमेंट करेगा, ना कि उसके हाथ में कैश देगा, क्योंकि चॉइस होती है कि भाई आप हाथ में कैश लोगे या आपके अकाउंट में। तो अगर ये लाइन लग जाती है तो वो आपके हाथ में पैसे नहीं देगा, आपके अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन होगी। अब जिसको आपको पेमेंट करनी है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा नाम, यहाँ आप देख सकते हैं प्रेम कुमार जिसको पैसे देने हैं उसका नाम लिखा हुआ है, और ₹57,000 ओनली, यानी उसको इतने पैसे देने हैं। डेट लिखी हुई है, साइन है यहाँ पे। कोडिंग यूज्ड बाय बैंक, यानी बैंक जो कोडिंग यूज़ करता है अपने लिए। चेक नंबर है, उसकी डिटेल होती है, बैंक ब्रांच है यानी कौन सी ब्रांच है, अकाउंट नंबर होता है। तो ये सारी डिटेल एक चेक में होती हैं, और चेक विदाउट कैश एक कैश की तरह ही काम करता है, यानी आपको कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती है, और इससे अकाउंट की से पेमेंट अकाउंट में हो जाती है। तो ये जो आप चेक से पेमेंट देख रहे हो, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए आपको इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। चेक किसे कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सी है पता होनी चाहिए, एथोराइज कौन करता है मनी को पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न करेंसी कौन सी एग्जांपल, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इस पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर होना चाहिए टॉपिक।